हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक देख रहे थे और यह 9th क्लास का बुक है जिसमें हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू किए थे, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो हो चुका था, आज हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। आपके पास अगर बुक है तो 1.2 टॉपिक जो है वह निकाल के बैठिए। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन यह टॉपिक का नाम है। चलिए हम लोग देखते हैं। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे। यह दौर गहन सामाजिक आर्थिक बदलावों का था। ठीक है, तो यह जो समय अभी चल रहा था इसमें बहुत ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो रहे थे। ठीक है, वह समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। ठीक है, तो यह जो समय चल रहा था यह बहुत बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलावों का चल रहा था क्योंकि औद्योगिकरण शुरू हो गया था। ठीक है, और इसी औद्योगिकरण में क्या हुआ कि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बन रही थी। तो जहाँ जहाँ फैक्ट्री बड़ा बड़ा लगेगा वहाँ आसपास शहर भी बसेंगे क्योंकि गांव से लोग आएंगे वहाँ पर काम करने के लिए। नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो रहा था। जाहिर है कि जब औद्योगिक क्षेत्र बढ़ेगा तो उद्योग में जो माल बनेगा उसको बाहर तक पहुँचाना भी है, तो रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था। और जब रेलवे का विस्तार हो गया तो औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। ठीक है, औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सभी को कारखानों में ला दिया। मतलब कि जितने भी लोग गांव में रह रहे थे और खेती बाड़ी कर रहे थे तो खेती से उतना उनको आमदनी तो नहीं हो रहा था, इसलिए वो क्या करते थे कि जब खेती का समय होता था तो वहाँ पर वह फसल काटने के लिए जाते थे और फसल काटने, लगाने या जो भी होता था उसके बाद बाकी टाइम वो क्या करते थे, जो खाली टाइम होता था उसमें वो लोग कारखानों में काम करते थे। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मज़दूर बहुत कम थे। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि मज़दूर चूँकि कम थे इसलिए काम की जो घंटे होते थे वो बहुत लंबी लंबी होते थे। 12 घंटा तो बहुत कम हो गया, 16 घंटे का भी होता था। ठीक है, बेरोजगारी एक आम समस्या थी और जब औद्योगिक वस्तुओं की मांग घटती तो बेरोजगारी और बढ़ जाती। मान लीजिए कि उद्योगों में मान लीजिए कि स्वेटर बन रहा है, ठीक है, तो वह जाड़े के टाइम में चलेगा, लेकिन उसके बाद जब उसका डिमांड घटेगा तो वह क्या करेगा, बेरोज़गारी और बढ़ेगी क्योंकि वहाँ से मज़दूरों को हटा दिया जाएगा क्योंकि अभी गर्मी के टाइम में उसका ज़रूरत नहीं है। तेज़ी से बसते और फैलते शहर में आवास, रहने की जगह और साफ़ सफाई की समस्या बढ़ गई थी। ठीक है, तेज़ी से जो रहने का जगह बढ़ते जा रहा था उसमें क्या है, अचानक से मान लीजिए किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग रहने के लिए आ जाए तो वहाँ आवास, रहने का जगह और साफ़ सफाई की समस्या बढ़ जाएगी। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल ढूंढने में लगे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। ठीक है, जितना भी उद्योग लगा हुआ था वह किसी सरकार का कम था और व्यक्तिगत स्वामित्व यानी कि एक निजी व्यक्ति का था, प्राइवेट था वो सब चीज़। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। तो ये जो उदारवादी और रेडिकल लोग जो थे, यही लोग, इसी में से जो बड़े बड़े लोग थे उनका संपत्ति था और वहाँ उनके यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते थे, नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार और उद्योग से धन इकट्ठा किया था। जितना भी व्यापार हुआ करते थे उससे उनके पास बहुत ज़्यादा धन आ गया था, उदारवादी और रेडिकल लोगों के पास। इसलिए वे चाहते थे कि ऐसे प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए। उनका मानना था कि वह रेडिकल और उदारवादी क्या चाहते थे, उनका मानना था कि मज़दूर अगर स्वस्थ होगा, नागरिक पढ़े लिखे होंगे तो यह जो व्यवस्था है और भी सफल हो सकती है। मतलब यह जो उद्योगों में जो काम हो रहा है, तो मान लीजिए कि अगर उद्योग के में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वह स्वस्थ होंगे, पढ़े लिखे होंगे और सही तरीके से काम कर रहे होंगे तो उनका क्या होगा, और भी ज़्यादा मतलब उद्योग जो होगा सफल होगा। ठीक है, तो ये उदारवादी और रेडिकल लोग जो थे वह चाहते थे कि मेरे मज़दूर जो हो वह स्वस्थ हो, नागरिक पढ़े लिखे हो, उनके पास साफ़ सफाई हो, रहने का जगह हो, मतलब उनको थोड़ा सुख सुविधा मिले। उनको सुख सुविधा दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा कि वो काम अच्छे से कर सकेंगे। तो वे अब इस तरह की चीज़ों को करने के लिए वे जन्म से जो मिलने वाले विशेषाधिकार थे उसके विरुद्ध थे। ठीक है,
कि जन्म से जिन लोगों को विशेषाधिकार मिल रहा था उसके विरुद्ध थे। उनका व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता पर गहरा विश्वास था। वह क्या मानते थे? उनका मानना था, क्योंकि उन्होंने उदारवादी और रेडिकल जो अमीर लोग थे वह बहुत मेहनत करके पैसा कमाए थे और बहुत मेहनत से सारी चीज़ें इकट्ठा किए थे। तो उनका मानना था कि जो व्यक्तिगत तौर पे जो अपने से प्रयास कर रहा है, जो श्रम कर रहा है, उद्यम व्यक्ति है, जो मेहनती व्यक्ति है, उस पर उनको सब कुछ विशेषाधिकार मिले। ये नहीं कि कोई जन्म से मान लीजिए जन्म से ही पादरी है या जन्म से वह कुलीन है तो उसको उसके आधार पर, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार ना मिले। उन्हें लगता था कि अगर हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिले, गरीबों को रोजगार मिले और उनके पास पूंजी है, और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक के काम करने दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। उनका क्या मानना था कि ये जो गरीब लोग हैं उनको रोजगार मिले, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले बोलने का या जो भी रहने बसने का, जो हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हैं उस तरीके का, अगर उनको स्वतंत्रता मिले। और जिन लोगों के पास पूंजी है उनको सरकार ज़्यादा रोक टोक ना करे और उनको लिबर्टी दे काम करने का, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उनको जब लिबर्टी मिलेगा तो वह समाज जो है तरक्की करेगा। जो गरीब लोग हैं वह पढ़े लिखे थोड़ा हो, वह समझदार हो, तो और भी सही तरीके से काम हो सकेगा, समाज बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। इसलिए 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन चाहने वाले कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के साथ जुड़ने लगे। तो जितने भी इस तरह के लोग थे 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में, ठीक है, मतलब 19वीं सदी किसको कहेंगे, मतलब 1800 का जो पूरा ईयर रहा, ठीक है, उसको कहेंगे 1800 सदी वाला पूरा। तो समाज में जो लोग भी परिवर्तन चाहते थे, वह जितने भी कामकाजी स्त्री पुरुष ये सब जितने भी लोग थे, वह या तो उदारवादियों के साथ जुड़ने लगे या रेडिकल समूहों के साथ जुड़ने लगे थे, ठीक है। जिन लोगों का भी मान लीजिए दो ग्रुप है, उदारवादी और रेडिकल, तो जिन लोगों को भी इनमें विश्वास था वह लोग इनके साथ जुड़ना शुरू हो गए, ठीक है। 1815 के बाद यूरोप में बनी सरकारों से छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे, ठीक है। तो 1815 के बाद जो यूरोप में सरकार बन रहे थे, ठीक है, तो यह जो राष्ट्रवादी लोग थे, उदारवादी और रेडिकल, ये सारे लोग यह क्रांति करना चाहते थे, क्योंकि उनको यह जो सरकार थी यह पुराने ढर्रे से चल रही थी, तो वो सब तरीका उन लोगों को पसंद नहीं था, ठीक है, इसलिए वह क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ये लोग क्रांतिकारी बन गए और राजाओं का तख्ता पलट करने का प्रयास करने लगे। तो फ्रांस, इटली, देखिए केवल ये रूस में तो नहीं हो रहा है, केवल किसी एक जगह पर नहीं हो रहा है, ठीक है, पूरे यूरोप में हो रहा है, ठीक है। यह सब काम जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इस बारे में, ये सारा चीज़, इस तरह का विचार जो है, रेडिकल विचार या उदारवादी विचार, ये सब शुरू भले ही फ्रांस से हुआ हो, ठीक है, लेकिन पूरे यूरोप में फैल गया। और उसके बाद फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस में सारे ये लोग जो थे क्रांतिकारी बन गए और क्रांतिकारी बन के राजाओं का तख्ता पलट करने का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता चाहते थे कि क्रांति के जरिए एक ऐसा राष्ट्र बनाया जाए जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। तो राष्ट्रवादी क्या चाहते थे? वह चाहते थे कि ऐसा समाज बनाया जाए जिसमें कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेज़िनी ने इसी लक्ष्य को पाने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश करी। तो इटली में, अभी यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि यह सब जगहों पर क्या हुआ, तख्ता पलट होने लगा। तो कहाँ पर? फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में और रूस में, यह सब जगह पर तख्ता पलट शुरू हो गया था, ठीक है। तो उसमें एक नाम आता है गिसेप्पे मेज़िनी का, ठीक है, जो कि इटली के थे। 1815 के बाद जो राजा बना उनके खिलाफ उसने साजिश किया और उनका तख्ता पलट कर दिया, ठीक है। भारत समेत दुनिया भर के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेज़िनी की रचनाएं पढ़ते हैं। तो सभी जगह गिसेप्पे मेज़िनी के बारे में मतलब पढ़ा जाता है, भारत में भी पढ़ा जाता है। चलिए, अब यह टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आगे हम लोग इसमें, आप समझ गए क्या चल रहा था उस टाइम। देखिए, एक बारी पूरा देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग अभी तक पढ़े। देखिए, ये परिवर्तन का समय चल रहा था। ये राजनीतिक रुझान नए या आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का समय चल रहा था। नए नए शहर बस रहे थे, औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो रहा था और औद्योगिक क्रांति जो है संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिक
क्रांति के दौरान क्या हुआ, सभी औरत, आदमी, बच्चे सब लोग कारखाने में आ गए। काम किए घंटे बहुत लंबे थे। बेरोजगारी एक आम समस्या थी, खासकर तब जब औद्योगिक वस्तु का मांग घट जाता था। तेजी से जो शहर बस रहा था उसमें साफ सफाई, आवास का दिक्कत हो रहा था। उदारवादी और रेडिकल इसी सब चीज़ का, यह जो साफ सफाई और जो आवास का दिक्कत हो रहा है, इन सब का हल ढूंढने में लगे हुए थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास संपत्ति थी और बहुत सारे लोग क्या चाहते थे कि यहाँ पर उन लोगों ने क्या था कि धन इकट्ठा किए हुए थे, व्यापार करके, उद्योग करके। ये जितने भी उदारवादी और रेडिकल लोग जो थे, उन्होंने धन इकट्ठा किया हुआ था और वह चाहते थे कि इस तरह का प्रयास को ही बढ़ावा दिया जाए। उनका मानना था कि मजदूर अगर स्वस्थ होगा, नागरिक पढ़े लिखे होंगे और भी मतलब सफल तरीके से यह व्यवस्था चल सकता है। जन्म से जो विशेषाधिकार लोगों को मिल रहा था उसके विरोध में थे। जो श्रम कर रहा है, प्रयास कर रहा है, उद्यमी व्यक्ति है, उन पर उनका गहरा विश्वास था। अगर हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, गरीबी से छुटकारा मिले, मतलब गरीबों को रोजगार मिले, पूंजी जिनके पास है उनको बिना रोक टोक के काम करने दिया जाए, तो उनका मानना था कि समाज और ज़्यादा तरक्की कर सकता है। मतलब ये जो विशेषाधिकार दिया हुआ है ना, उन सब चीज़ों को हटाकर अगर इन चीज़ों पर काम किया जाए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे ध्यान दिया जाए, गरीबों को रोजगार देने पे, पूंजी जिसके पास है उसको बिना रोक टोक के बहुत ज़्यादा काम करने दिया जाए, तो समाज और भी तरक्की कर सकता है, उनका यह मानना था। इसलिए 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में जितने भी स्त्री पुरुष थे जो कि इस तरह का मानते थे, वह रूढ़िवादी और रेडिकल समूहों के पार्टियों में जुड़ने लगे। 1815 के बाद क्या हुआ, जितने भी राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी थे, सभी क्रांति के पक्ष में थे। इटली, जर्मनी, रूस, इन सब जगहों पर क्या हुआ था, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस, इन सब में क्रांतिकारी बन गए और राजाओं का तख्ता पलट करने का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी क्या चाहते थे कि एक ऐसा राष्ट्र बनाया जाए जिसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेज़नी इसी लक्ष्य को पाने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए 1.3 टॉपिक, यूरोप में समाजवाद का आना। समाज के पुनर्गठन की सबसे दूरगामी दृष्टि समाजवाद ही दी थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार बन चुका था। तो 19वीं सदी के मध्य तक क्या हुआ कि समाजवाद एक शब्द जो था वो बहुत जाना पहचाना विचार आ चुका था। ठीक है, समाजवाद के तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। क्यों ऐसा हो रहा था समाजवाद की तरफ, यह हम लोग देखते हैं सबका ध्यान आकर्षित क्यों हो रहा था। समाजवादियों का निजी संपत्ति पर विचार। तो समाजवादियों का विचार कैसा था ये देखिए। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। समाजवादी क्या कहते थे कि किसी का भी निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए। वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं समझते थे। वह कहते थे कि जो यह एक एक लोग का जो निजी संपत्ति होता है ना, कि इसका इतना ज़मीन है, इसका इतना जगह है, वह नहीं होना चाहिए। उनका क्या तर्क था, उनका तर्क था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। यह जो अपना अपना हम लोग करते हैं ना, वही सारी समस्याओं का जड़ है, उनका यह मानना था। कुछ लोगों के पास संपत्ति होती है जिससे दूसरों को रोजगार मिलता है। अब क्या होता है निजी संपत्ति में कि जो पहले सामंती व्यवस्था चलता था उसमें क्या होता था कि एक ही आदमी के पास बहुत सारा ज़मीन जायदाद है और उस पर लोगों को रोजगार मिलता है और फिर वो क्या करते हैं, शोषण भी करते हैं उनका। लेकिन संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फ़ायदे की चिंता होती है। अब देखिए सामंतों को क्या होता था, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन है, जागीरें हैं, उन पर लोग काम कर रहे हैं नौकरों की तरह और बहुत अत्याचार भी हो रहा है, लेकिन उनको केवल अपने फ़ायदे से मतलब है, उनको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि उन जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में वह कभी सोचते नहीं हैं। वह उन लोगों के बारे में नहीं सोचते उसकी संपत्ति जो उसकी संपत्ति पर को उत्पादनशील बनाते हैं। मतलब देखिए खेतों में काम कौन कर रहा है, खेतों में तो किसान काम कर रहे हैं, गरीब जनता काम कर रही है, लेकिन वो उसके बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, या कोई कंपनी है तो कंपनी में जो कर्मचारी हैं वो उनके बारे में नहीं सोचते हैं, वो सारा क्या करते हैं, अपने अपने बारे में सोचते हैं कि मेरा फ़ायदा कैसे होगा। तो इसलिए समाजवादी क्या चाहते थे कि निजी संपत्ति का कोई कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। समाजवादी चाहते थे कि संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो। ठीक है, मान लीजिए पूरे समाज का अगर नियंत्रण है, एक ग्रुप है, ठीक है, पूरे ग्रुप का 10 लोगों का ग्रुप है और 10 का नियंत्रण है, तो क्या होगा, 10 बेहतर ढंग से काम भी करेंगे और 10 का फ़ायदा भी होगा, लाभ में बराबर हिस्सा भी मिलेगा। इससे सामूहिक हित पर बेहतर ध्यान दिया जा सकता है। मतलब सभी का हित
जैसे एक तरह से मान लेते कि ये मालिक है और बाकी सब इसके नौकर हैं, तो यह क्या करेगा, अपना फ़ायदा केवल करेगा, इन सबको ध्यान नहीं देगा, यही तो करेगा ना। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ऐसा समाज है जो समाजवादी लोग चाहते हैं कि सबका सब मालिक हो, ठीक है, सब मालिक हो, सब अपने क्षेत्र में काम करे जो भी एरिया है, और जितना लाभ हो उस पर सब बंटवारा कर ले, ठीक है, यह चाहते थे बोले। इससे सामूहिक हित पर बेहतर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने इसके लिए बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया। अब क्या है, समाजवाद का आधार क्या होगा, सवाल उठता है। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है, समाजवादी समाज का आधार क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या आधार होगा। भविष्य की समाजवादी दृष्टि, मतलब आगे की दृष्टि क्या है, यह जो समाजवाद का कॉन्सेप्ट है यह कैसे काम करेगा, इस बारे में हम लोग देखेंगे। समाजवादियों के पास भविष्य की बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी, मतलब जो अभी तक चल रहा था उससे बिल्कुल ही अलग तरह का दृष्टि था। क्या दृष्टि था, कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। सामूहिक उद्यम, कोऑपरेटिव समाज कैसा होता है कि 20-25 लोग मिलके एक कोई कंपनी खोलते हैं, सबका उसमें हिस्सेदारी होता है और सबको लाभ बराबर मिलता है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। रॉबर्ट ओवन, इनका नाम याद रखिएगा, 1771 से 1858, यह उनके जीवन काल का लिखा हुआ है। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे। रॉबर्ट ओवन क्या थे, इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे। इंडियाना अमेरिका में न्यू हार्मनी नाम से एक नए तरह का समुदाय की रचना करने की कोशिश की थी, ठीक है। रॉबर्ट ओवन का यह नाम याद रखिएगा। इंडियाना अमेरिका में न्यू हार्मनी नाम का एक नए तरह का समुदाय रचने की कोशिश की थी। कुछ समाजवादियों का मानना था कि सिर्फ व्यक्तिगत कोशिश से बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते, मतलब कि ऐसा नहीं, कुछ समाजवादियों का ऐसा मानना था कि जो बड़े बड़े सामूहिक खेती जो होगा, ठीक है, वह केवल व्यक्तिगत कोशिश से नहीं हो सकता, मतलब अकेला व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाएगा कि सारे ज़मीन को इकट्ठा करे और उसके बाद फिर सब में बराबर बराबर बांटे, इस तरीके से नहीं किया जा सकता है। इसलिए सरकार को सामूहिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, यह सामूहिक खेती को क्या होना चाहिए, सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब कई चीज़ें ऐसी होती है ना कि बड़े लेवल पे काम हो रहा होता है, जैसे अगर हमको रोड ही बनाना है, ठीक है, मान लीजिए सब लोग चाहता है, हम भी चाहते हैं, और कोई भी चाहता है, लेकिन रोड बनाने के लिए सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ता है। हम अपने से व्यक्तिगत तौर पे नहीं कर सकते, किसी के पास इतना कंट्रोलिंग पावर नहीं है, इतना पूंजी नहीं है, या जो भी, तो उस तरीके से काम नहीं हो सकता। इसलिए वह वही कह रहे थे कि बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते केवल व्यक्तिगत कोशिश से, इसलिए सरकार को इस सामूहिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। फ्रांस में लुई ब्लांक, ठीक है, रॉबर्ट ओवन का नाम याद रखे थे हम लोग, यहाँ रॉबर्ट ओवन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर याद रखिए, फ्रांस में लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। मतलब एक व्यक्ति का जो कोई जैसे उद्योग जो होता है तो कोई एक व्यक्ति का होता है, तो उनका, लुई ब्लांक का कहना था कि कोई एक व्यक्ति का नहीं हो बल्कि सामूहिक उद्यम हो, यानी बहुत सारे लोग उसमें उसके मालिक बने, ठीक है, और वो सब मिल के काम करे और फिर अपने में सारा हिस्सा जो है, प्रॉफिट जो है वो बांट ले। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह होते हैं जो मिलकर चीज़ें बनाते हैं। कोऑपरेटिव ऐसा ही होता है, हम लोग कोऑपरेटिव में अमूल कोऑपरेटिव देखते हैं, ठीक है, इसी तरीके से होता है कि मिलकर सारी चीज़ें बनाते हैं और मुनाफा आपस में बांट लेते हैं, प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के अनुसार। प्रत्येक सदस्य जितना जितना काम किया जो भी, और उसके अनुसार अपने अनुसार वह अपने लाभ को बांट लेते हैं। तो यह क्या, किनका मानना था, लुई ब्लांक का, फ्रांस में लुई ब्लांक, ठीक है। तो यह नाम याद रखिएगा, फ्रांस में लुई ब्लांक। और रॉबर्ट ओवन कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, लेकिन इंडियाना अमेरिका में उन्होंने न्यू हार्मनी नाम से एक नया समुदाय की रचना करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों नाम। आगे चलते हैं, कार्ल मार्क्स, इनका नाम जानते होंगे, और है फ्रेडरिक एंगल्स के विचार। कार्ल मार्क्स, इनका डेट ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ से लेके डेथ तक गया हुआ है, तो ये सब याद रख सकते हैं, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कि 1818 से लेकर 1882 तक, और फ्रेडरिक एंगल्स थे 1820 से लेकर 1895 तक, ठीक है। इस दिशा में कई नए तर्क दिए। अब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, इनको समाजवाद के मतलब समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट था उसके लिए वो जाना जाते हैं, तो बहुत सारे तर्क प्रस्तुत किए थे। मार्क्स का विचार क्या था,
औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है। मतलब अभी जो औद्योगिक समाज, औद्योगिक क्रांति जो हो रहा है वो एक पूंजीवादी समाज है। मतलब एक आदमी का कोई कंपनी है, कोई उद्योग है, उसमें बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति अपने पैसे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उनका शोषण करता है, उनको लंबी लंबी देर तक काम करवाता है। तो ये पूंजीवादी समाज है, ठीक है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है, ठीक है। फैक्ट्री में जो पूंजी लगा है उस पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों के मेहनत से पैदा होता है। अब देखिए, जितना अब पूंजी तो लगा दिए आप, ठीक है, मान लीजिए आप मालिक हैं और पूंजी तो लगा दिए, लेकिन जब तक मजदूर मेहनत नहीं करेंगे, मजदूर अपना श्रम नहीं लगाएंगे, तब तक आपको मुनाफा नहीं हो सकता है। लेकिन जब आपको मुनाफा होता है तो आप मजदूरों में नहीं बांटते हैं उसको। मतलब मजदूर का मान लीजिए कि आप 200 रुपये में आप काम करवा रहे थे, लेकिन अब आपको अगर लाभ अगर ज़्यादा हुआ है तो आप यह नहीं सोचते कि उनको भी थोड़ा बांट दें। आप क्या करते हैं कि उनको तो उतना ही पैसा मिलता है जितना मिल रहा है, बाकी पैसा आप खुद रखते हैं, जितना भी मुनाफा होता है, भले वो ज़्यादा मेहनत करे, ज़्यादा कुछ भी करे, उससे कोई मतलब नहीं होता आपको। मार्क्स का निष्कर्ष था, जब तक निजी पूंजीपति मुनाफा का संचय करते रहेंगे। अब इससे क्या होता है कि जो मालिक है उनके पास सारा मुनाफा संचय होते जाता है, तब तक मजदूरों की हालत में सुधार नहीं होगा। जब तक वो अपने मुनाफे का जो हिस्सा है और कुछ हिस्सा अगर मजदूरों को नहीं देंगे, तो तब तक क्या होगा, उनकी हालत, मजदूर तो मजदूर ही रहेंगे, उनका हालत भी ठीक नहीं होने वाला है। खैर, मजदूर ही रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका जो स्वास्थ्य लाभ, उनको रहने का जगह, उनका जो लाइफस्टाइल है वो नहीं चेंज होगा कभी भी। मजदूर को अपनी स्थिति सुधारने के लिए पूंजीपति और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। अब क्या है कि उनका यह विचार था कि जो मजदूर है उसको अगर अपनी स्थिति सुधारनी है, तो ये पूंजीपति जितने लोग हैं, पूंजीवादी लोग, इन लोगों का और निजी संपत्ति पर जिनके पास बहुत सारी निजी संपत्ति है, इस तरह का जो शासन है उस शासन को उखाड़ फेंकना होगा, उसको ख़त्म करना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि मजदूरों को खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त करने के लिए एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर समाज का नियंत्रण और स्वामित्व हो। तो मार्क्स का क्या विश्वास था कि ये जो पूंजीवादी शोषण से अगर आपको मुक्त होना है, वह मजदूरों को कहते थे कि अगर तुमको इस शोषण से मुक्त होना है तो क्या करना होगा, एक अलग टाइप का समाज बनाना होगा, जिसमें ये पूंजीवादी और निजी संपत्ति वाले लोग नहीं रहेंगे। मतलब उनका संपत्ति को छीन लिया जाएगा और उन सारी संपत्ति पर किसका नियंत्रण होगा, समाज का नियंत्रण होगा, ठीक है। समाज का मतलब क्या हुआ, मतलब सारे व्यक्ति को बराबर बराबर मिल जाएगा। इस तरीके से बराबर नहीं मिलेगा तो मतलब सब लोग काम करेंगे और सब लोग मुनाफा बांटेंगे। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज कहा, ठीक है। इस तरह का समाज जो होगा उसको कैसा समाज कहा जाएगा, साम्यवादी समाज कहा जाएगा। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ संघर्ष में अंत में मजदूर ही जीतेंगे। तो मार्क्स को इतना दृढ़ विश्वास था अपने, यह जो कर रहे थे वो, तो उसमें विश्वास था कि अगर ये पूंजीपति और मजदूर दोनों आपस में भिड़ गए तो मजदूर ही जीतेंगे, क्योंकि मजदूर का जो संख्या है बहुत ज़्यादा है, पूंजीपति तो कुछ 1-2% लोग ही होते हैं। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। उनका यह मानना था कि आगे चलकर कम्युनिस्ट जो समाज है वही भविष्य का समाज होगा। तो यह हम लोग देख लिए। अगला जो टॉपिक है वह है समाजवाद के लिए समर्थन। यह छोटा सा टॉपिक है, इसको ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा हम लोग का, मतलब नेक्स्ट पार्ट में, वह रूसी क्रांति से शुरू होगा, तो इसको हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 के दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादी द्वितीय इंटरनेशनल नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली। तो यह जो समाजवादी विचार था यह 1870 आते तक पूरे यूरोप में फैल चुका था। 1815 के आसपास से शुरू हुआ था और उसके बाद पूरे यूरोप में 1870 तक फैल चुका था। और इन लोगों ने एक अपना संस्था भी बना लिया था जिसको कहते थे द्वितीय इंटरनेशनल। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। अंतर्राष्ट्रीय क्यों थी, पूरे यूरोप के लोग सम्मिलित थे उसमें, इसलिए। मजदूरों का संगठन बनाना और संघर्ष करना। अब मजदूरों को क्या है, पूंजीवादी और जो पूंजीपति लोग जो और निजी स्वामित्व वाले जो लोग हैं उनके साथ उनको संघर्ष करना है, ठीक है। तो उन लोगों ने अपना एक संगठन बनाया। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू किया, ठीक है। उन लोगों ने क्या शुरू किया, अपना एक संगठन बनाना शुरू कर दिया। इन संगठनों ने संकट के समय मदद पहुंचाने के लिए कोष स्थापित किया। तो यह जो संगठन थे ये क्या करते थे, यह एक कोष बनाते थे, ठीक है, जिसमें सारे लोग पैसे रखते थे और जब किसी मजदूर को
मतलब अगर उनकी स्थिति खराब है तो वह वहाँ से पैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए कोष स्थापित किया, काम के घंटों में कमी और मताधिकार के लिए आवाज़ उठाई। यह पूरा संगठन मिलकर क्या करता था कि कहता था कि काम के घंटों में कमी करो और मताधिकार के लिए आवाज़ उठाई, कि हमारा भी जो अगर हमको भी मताधिकार, मत का अधिकार मिलेगा तो हम चूज़ करेंगे कि हमको कौन सा शासक चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, तो उसके लिए वो आवाज़ उठाएंगे। जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो जर्मनी में एक था कौन सा, नाम ये सब याद रखेगा कि कौन कौन सा पार्टी बनाया गया था, लेबर पार्टी, ठीक है। तो मतलब लेबर लोगों द्वारा, मजदूरों द्वारा जो पार्टी बनाया गया उसका नाम क्या था, तो जर्मनी का कौन सा था, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। जर्मनी में इन संगठनों के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD के साथ काफ़ी गहरे रिश्ते थे, तो जर्मनी का ये याद रखिएगा। उसका संसदीय चुनाव में ये संगठन पार्टी की मदद करते थे। ये जो संसदीय चुनाव भी होता था तो इसमें क्या करते थे, पार्टी की मदद भी करते थे वे। उसका दूसरा क्या था, ब्रिटेन और फ्रांस में समाजवादी पार्टियां 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपने एक अलग पार्टी बना ली, ठीक है। 1905 तक ब्रिटेन में क्या हुआ, लेबर पार्टी बन गया, ठीक है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी था और उसके बाद फ्रांस में कौन सा था, सोशलिस्ट पार्टी था, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक ऐसे ही पार्टी का गठन किया गया। तो ये तीनों पार्टी का नाम याद रखिएगा। जर्मनी में था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटेन में था लेबर पार्टी, ठीक है, 1905 तक, और मतलब 1905 तक बन चुका था। फ्रांस में था सोशलिस्ट पार्टी। तो तीनों का नाम याद रखना है आपको, क्योंकि वह मताधिकार के लिए भी लड़ रहे थे और चाहते थे कि हमारे पार्टी में से भी कोई वहाँ जाए। चलिए आगे देखते हैं, राजनीतिक प्रभाव और सीमाएं। 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाए। तो 1914 तक क्या हुआ, ये जो जितने भी पार्टी थे, ठीक है, लेबर पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये सब पार्टी कहीं भी 1914 तक समाजवादी सरकार नहीं बना पाया था, मतलब उसमें सफल नहीं हो पाया। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जाते थे, मतलब संसदीय राजनीति मतलब जो सांसदों का जो चुनाव होता था, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, ये सब जो हमारे यहाँ होता है, तो उसमें वो बड़ी संख्या में जाते थे, ठीक है। लेकिन उनका अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि उनकी सरकार बन सके। उन्होंने कानून बनवाने में अहम भूमिका निभाई। वो बहुत सारे क्या था, लोकसभा, विधानसभा, ये सब में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कानून तो बनाने में भूमिका निभाएंगे, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकल का ही दबदबा बना रहा, ठीक है। लेकिन क्या होता था कि वहाँ पर जो रूढ़िवादी, उदारवादी और यही सब लोगों का दबदबा बना हुआ था सरकार में, ठीक है। अभी ये जो मजदूरों का जो पार्टी था, मतलब मजदूरों का पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी, तो इन लोगों का भी नहीं बन पाया था, ठीक है। अभी रूढ़िवादी, उदारवादी इन्हीं लोगों का चल रहा था। तो यहाँ पर देखिए 3 टॉपिक अभी हम लोग कंप्लीट किए हैं और इसको अभी हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। चलिए तो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, यहीं से शुरू किए थे आज हम लोग। तो यह जो समय चल रहा था यह गहन सामाजिक आर्थिक बदलावों का चल रहा था। नए नए शहर बस रहे थे, औद्योगिक विकास हो रहा था, रेलवे का विस्तार हो चुका था, औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण में क्या हुआ, औरत, आदमी, बच्चे सभी कारखाने में आ गए थे। लंबी लंबी पालियाँ होती थी, काम की पालियाँ। बेरोजगारी बहुत आम समस्या थी। जब औद्योगिक वस्तु का डिमांड कम होता था तो बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ जाता था। तेज़ी से जो शहर बस रहा था और फैलता जा रहा था, इससे आवास, रहने का जगह और साफ़ सफाई का समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उदारवादी और रेडिकल क्या चाहते थे, इन्हीं समस्याओं का हल ढूंढना चाहते थे। लगभग सभी उद्योग जो थे व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, ठीक है। किसी व्यक्ति के अंडर था, मेरा मतलब है, मतलब निजी स्वामित्व में था, ठीक है। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास संपत्ति थी, उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी भी करते थे। उन्होंने व्यापार और उद्योग इकट्ठा करके क्या किया था, मतलब धन इकट्ठा किया था उद्योगों से। उनका मानना था कि मजदूर अगर स्वस्थ होंगे, नागरिक पढ़े लिखे होंगे तो और भी सफल हो सकता है यह सब जो व्यवस्था चल रहा है। जन्म से जो विशेषाधिकार मिल रहा है उसके विरुद्ध थे। वह जो लोग श्रम कर रहे हैं, उद्यमी व्यक्ति हैं, उन पर उनका ज़्यादा विश्वास था। उन्हें लगता था कि हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिले, गरीबों को रोजगार मिले, पूंजी, जिनके पास भी पूंजी है उनको बिना रोक टोक के काम करने दिया जाए, समाज तरक्की, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा समाज जो है तरक्की कर सकेगा। 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में क्या हुआ, समाज परिवर्तन चाहने वाले कामकाजी स्त्री पुरुष और ये जितने भी लोग थे वह उदारवादी और रेडिकल समूहों में पार्टी के साथ जुड़ने लगे। 1815 के बाद क्या हुआ,
यूरोप में जो सरकार बन रही थी उसमें राष्ट्रवादी, उदारवादी, रेडिकल ये सब लोग क्रांति करने के पक्ष में थे। और इसी चक्कर में क्या हुआ, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस इन सब जगहों पर तख्ता पलट होना शुरू हो गया था राजाओं का। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्या चाहते थे कि एक ऐसा राष्ट्र बनाए जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली में क्या हुआ कि गिसेप्पे मेजनी, इनका नाम याद रखिएगा, राजा के खिलाफ साजिश किए और उनका तख्ता पलट कर दिए थे। ठीक है, चलिए यूरोप में समाजवाद का नाम हम लोग देखते हैं कि यूरोप में समाजवाद कैसे आया था। समाज के पुनर्गठन की सबसे दूरगामी दृष्टि यही था। ठीक है, बाकी सब रेडिकल, उदारवादी ये सब तो पहले ही आ चुके थे, लेकिन सबसे लास्ट में कौन सा आया था, समाजवाद आया था। 19वीं सदी के मध्य तक यानी कि 1850 के आसपास आया था और यूरोप में समाजवाद का एक जाना पहचाना विचार बन गया। समाजवाद की तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा था। समाजवादी जो थे या निजी संपत्ति पर विचार उनका क्या था, तो समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। ठीक है, वे संपत्ति के निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका तर्क था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था जो है वही सारी समस्या का जड़ है। लोगों के पास संपत्ति होती है, दूसरों को रोजगार मिलता है, लेकिन संपत्तिधारी केवल अपने फ़ायदे की ही चिंता करते हैं। उन लोगों के बारे में नहीं सोचते उसकी संपत्ति पर को उत्पादनशील बनाते, मतलब जो लोग उनके यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं उनके बारे में वो कुछ नहीं सोचते। समाजवादी चाहते थे कि संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण होने के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो। इससे सामूहिक हित बेहतर होगा और सभी लोगों का ध्यान रखा जा सकेगा। उन्होंने इसके लिए बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया। उसका भविष्य का समाजवादी दृष्टि क्या था, तो बिल्कुल भिन्न दृष्टि था। ठीक है, कोऑपरेटिव समूह जैसे होता है उस तरीके का मतलब बनाया जाना था। रॉबर्ट ओवन का नाम याद रखिएगा और इनका जितना मतलब कि जीवन काल जब से जब तक रहा था यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1771 से लेकर 1858 तक इसने यह एक इंग्लैंड का प्रसिद्ध उद्योगपति था। इंडियाना अमेरिका में न्यू हार्मनी नाम से एक नए तरह का समुदाय रचने की कोशिश की थी। कुछ समाजवादियों का मानना था कि सिर्फ व्यक्तिगत कोशिश से इतना बड़ा काम नहीं हो सकता, मतलब बड़े बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते, इसलिए सरकार को इसमें मतलब कि घुसना पड़ेगा। फ्रांस में लुई ब्लांक 1813 से लेकर 1882। ठीक है, फ्रांस में लुई ब्लांक सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यम को बढ़ावा दे। उनका यह मानना था, फ्रांस के लुई ब्लांक यही चाहते थे कि पूंजीवादी उद्यम के बजाय सामूहिक उद्यम को बढ़ावा दिया जाए। कोऑपरेटिव ऐसे लोग होते हैं जो मिलकर चीज़ें बनाते हैं और मुनाफा आपस में बांट लेते हैं। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में देखें तो पहले कार्ल मार्क्स का बर्थ ईयर और डेथ ईयर याद रखिएगा, 1818 से लेकर 1882 तक। फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से लेकर 95 तक। और यह समाजवाद की दिशा में बहुत सारे तर्क दे रहे थे। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज जो है पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्री में जो पूंजी लगा हुआ है वह किसका है, पूंजीपतियों का है। पूंजीपति जितना भी मुनाफा कमाते हैं वह मजदूर की ही मेहनत से पैदा होता है, लेकिन वह मजदूरों को कुछ देते हुए तो है नहीं। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति मुनाफा अपने पास इकट्ठा करते रहेंगे मजदूरों का हालत कभी नहीं सुधर सकता है। मजदूरों को अपनी स्थिति सुधारने के लिए या जितने भी पूंजीपति और निजी स्वामित्व वाले लोग हैं इनको हटाना पड़ेगा, इनका शासन खत्म करना पड़ेगा। मार्क्स का क्या विश्वास था कि मजदूरों को खुद को जितने भी पूंजीपति शोषण से अगर मुक्त होना है तो उनको एक बहुत ही अलग तरीके का समाज बनाना पड़ेगा, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का, जिसमें सारी संपत्ति समाज के नियंत्रण में हो, समाज के मतलब कि स्वामित्व में हो। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का। ठीक है, मार्क्स को विश्वास था कि अगर पूंजीपति के विरुद्ध मजदूर अगर लड़ेंगे तो मजदूर ही जीतेंगे और अंततः जो भविष्य का जो समाज होगा वह कम्युनिस्ट समाज होगा। यह किसका मानना था, मार्क्स का मानना था। ठीक है, चलिए 1870 के दशक आते आते पूरे यूरोप में समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट था वह फैल गया था। लोगों ने मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना लिया था जिसका नाम था द्वितीय इंटरनेशनल। ठीक है, आप ये मत पूछिएगा कि प्रथम इंटरनेशनल क्या था, तो कहाँ है, तो वह सब कुछ नहीं था, यह नाम ही था द्वितीय इंटरनेशनल। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा। मजदूरों का संगठन बनाना और संघर्ष। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूर जो थे वह संगठन बनाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, इन संगठनों में क्या होता था, संकट के समय के लिए एक कोष बनाया गया था जिसमें अगर किसी को कुछ दिक्कत हो तो वहाँ से पैसे ले सकता था। काम के घंटों की कमी
मताधिकार के लिए आवाज़ उठाई गई। ठीक है। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। उसके बाद ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन में था 1905 तक बन गया था यह ट्रेड यूनियन, मतलब लेबर पार्टी बना दिया गया था, नाम याद रखिएगा। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी। उसके बाद 1914 तक समाजवादी लोग जो थे वह कहीं पर भी सरकार नहीं बना पाए थे, लेकिन बड़ी संख्या में वह जीत रहे थे और संसदीय राजनीति में पार्टिसिपेट कर रहे थे, भले उसका सरकार न बना हो। कानून में अहम भूमिका निभा रहे थे, कानून बनाने में। और सरकार जो था रूढ़िवादी, उदारवादी, रेडिकल इन्हीं लोगों का बन रहा था तब तक। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक इसको रहने देते हैं। आप अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उसको भी देख लीजिए। इसमें देखिए एनसीईआरटी का सब कुछ डाला हुआ है, जितना एक भी शब्द एनसीईआरटी का हटाया नहीं गया है। तो अगर आपके पास बुक है तब तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ इसमें हम आपको पढ़ाए हैं, एक भी शब्द इधर से उधर नहीं किए हैं। ठीक है। बस हम इसको इस तरीके से लिख दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, और कुछ नहीं है। जैसे हम लोग पॉइंटर्स में देखते हैं ना, तो ईजी लगता है पढ़ने में। अगर बुक में ऐसे लिखा हो रहता है तो थोड़ा हार्ड लगता है देखने में। हमको समझ आता है, इसलिए हम उस तरीके से बनाए हैं कि आपको ईजी लगे, आसान लगे पढ़ने में। ठीक है। थैंक यू।